Good morning, everyone. Myself, Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Government College, Ajmer. लास्ट टर्म पर लागत अभिलेखों के प्रारूप के संबंध में हम अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने देखा कि लागत जो अभिलेख हैं उन लागत अभिलेखों को प्रारूप तैयार करते समय कौन कौन से विचारणीय बिंदु होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद हमने देखा कि मटेरियल से संबंधित जो है सामग्री लेखांकन नियंत्रण के लिए कौन कौन से लागत अभिलेख हम रखते हैं। इसके बाद कंटिन्यू करते हुए हम आप आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे डिज़ाइनिंग ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर द कॉस्ट ऑफ लेबर या श्रम लेखांकन एवं नियंत्रण के लिए लागत अभिलेख। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बतलाया था, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं: सामग्री, श्रम एवं व्यय। तो सामग्री सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो है श्रम, ये एक महत्वपूर्ण तत्व होता है टोटल निर्मित वस्तु की उत्पादन लागत में। प्रत्यक्ष व्यय का सही निर्धारण करने एवं लागत नियंत्रण के लिए श्रम संबंधी व्ययों के आंकड़े एकत्रित करने, उनका वर्गीकरण करना, उनका विश्लेषण एवं अन्य प्रपत्रों का अध्ययन एवं विश्लेषण करना इसके लिए आवश्यक होता है। मजदूरी का भुगतान व्यवसाय और कर्मचारियों के बीच रोकड़ का प्रत्यक्ष हस्तांतरण होता है। अतः प्रबंधकों को नियमित रूप से उपयुक्त समय पर श्रम संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराने तथा नियंत्रण के लिए श्रम अभिलेख एवं नियंत्रण पद्धति की और लागत लेखों में समुचित ध्यान दिया जाना आवश्यक है। लागत लेखांकन पद्धति में न केवल भुगतानों का ही लेखा होना चाहिए बल्कि श्रम लागत प्रभावशाली नियंत्रण के लिए आवश्यक सूचना भी प्रदान करे। इस प्रकार से हमें श्रम से संबंधित जो है अभिलेख तैयार करने चाहिए। श्रमिकों एवं श्रम लागत का लेखा रखने हेतु मुख्य रूप से निम्न प्रारूपों का प्रयोग किया जाता है। पहला है इसमें वर्कर्स हिस्ट्री कार्ड या श्रमिक इतिहास पत्र। दूसरा है वर्कर्स ट्रांसफ़र नोट, श्रमिक हस्तांतरण पत्रक। तीसरा है डेली मस्टर रोल, दैनिक उपस्थिति पत्रक। चौथा है डेली टाइम शीट या दैनिक समय पत्रक। पांचवा है जॉब कार्ड, उपकार्य पत्रक। छठा है पीस रेट पेमेंट कार्ड। छठा है पीस रेट पेमेंट कार्ड। सातवां है वेजेस शीट और पे रोल। आठवां है बेज एब्स्ट्रैक्ट। अब इसमें हम एक एक करके लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पहला वर्कर्स हिस्ट्री कार्ड। जब श्रमिक की नियुक्ति प्रथम बार संस्था में की जाती है उस समय प्रत्येक श्रमिक के लिए स्थापना विभाग द्वारा या एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट द्वारा इस प्रकार का एक कार्ड बना लिया जाता है जिसमें श्रमिक से संबंधित समस्त सूचनाएं दर्ज होती हैं। इसमें मुख्य रूप से आएगी श्रमिक का नाम, श्रमिक के पिता का नाम, अगर श्रमिक महिला है तो उसके पति का नाम, श्रमिक की जन्म तिथि ये भी लिखा जाना अनिवार्य है, उसकी शिक्षा या एजुकेशन या क्वालिफ़िकेशन क्या है वो लिखाया जाना ज़रूरी है, श्रमिक को आपने क्या नंबर दिया वो ज़रूरी है, श्रमिक किस पोस्ट पर नियुक्त हुआ है वो दिया जाना है। एड्रेस में 2 प्रकार का एड्रेस हम देते हैं, वर्तमान का और एक स्थायी। वर्तमान में वो कहाँ रह रहा है और स्थायी, दोनों एक भी हो सकते हैं। अगर जहाँ वो रह रहा है उसका स्वयं का है तो स्थायी और वर्तमान एक आ सकता है, अदरवाइज़ अलग अलग ये दोनों एड्रेस हो सकते हैं। ग्रेड पे किस ग्रेड में उसको नियुक्ति दी गई है, कौन सा प्रारंभिक वेतन उस ग्रेड पे में रखा गया है वो उसमें लिखा जाएगा, किस पद पर है वो लिखा जाएगा। अगर वो पूर्व में किसी और जगह था और बाद में यहाँ आया तो पूर्व नियोक्ता का क्या नाम था, वहाँ किस ग्रेड पर था, किस कारण से उसने वहाँ से छोड़ा, ट्रांसफ़र किया, ये सारी जानकारी जो है इस हिस्ट्री कार्ड पर हम लिख देंगे। तो एक तरीके से श्रमिक की एक कुंडली यहाँ तैयार हो जाती है जिसमें उसका पूरा इतिहास दर्ज होता है। उसके बाद सेकंड जो है हम लेंगे वर्कर्स ट्रांसफ़र नोट। अगर किसी कारण से एक श्रमिक का ट्रांसफ़र एक विभाग से दूसरे विभाग में या उस संस्था के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है तो इसके संबंध में एक नोट तैयार कर लिया जाता है। उसमें श्रमिक का नाम, तारीख, श्रमिक का कोड नंबर, श्रमिक का क्या पदनाम है, क्या पोस्ट है, रीज़न फॉर ट्रांसफ़र, कहाँ से ट्रांसफ़र किया गया, किस जगह से ट्रांसफ़र किया गया और ट्रांसफ़रिंग अथॉरिटी के उसमें सिग्नेचर होंगे। इसके आधार पर एक विभाग से उसको रिलीव कर दिया जाता है, दूसरे विभाग पर
इस ऑर्डर और रिलीविंग ऑर्डर के आधार पर वो वहाँ पर दूसरे स्थान पर या दूसरे विभाग में जा कर के ज्वाइन कर लेता है और इनकी कॉपी दोनों विभागों में रख ली जाती है। इसके बाद जो उपस्थिति से संबंधित है वो महत्वपूर्ण है, तो उसके संबंध में हम लेते हैं तीसरा उपस्थिति। उपस्थिति के संबंध में डेली उपस्थिति रखी जा सकती है। डेली उपस्थिति रजिस्टर में भी रखी जा सकती है, लेकिन उसके लिए हम एक बना लेते हैं डेली मस्ट्रोल। डेली मस्ट्रोल में डेट वाइज ये बनाया जाता है। इस डेट वाइज में या तो ये प्रत्येक विभाग के लिए अलग बनाया जा सकता है, प्रत्येक जॉब के लिए अलग बनाया जा सकता है। अगर विभाग के लिए अलग है तो ऊपर हम विभाग का नाम लिख देंगे, तारीख लिख देंगे। अगर किसी जॉब के लिए है तो जॉब का नाम, विभाग, तारीख ये लिख देंगे। इसमें हम वर्कर का कोड का एक कॉलम बनाएंगे। वर्कर का नाम, जो भी वर्कर आएगा अपना कोड लिखेगा, नाम दर्ज करेगा, कौन सी ग्रेड में वो है, फिर किस समय संस्था में उसने प्रवेश लिया, किस समय वो बाहर निकला, दोनों टाइम यहाँ पर लिख देंगे। तो इससे टोटल आवर्स जो है कैलकुलेट हो जाएंगे कि उसने टोटल कितने आवर काम किया, उसमें नॉर्मल आवर कितने हैं, ओवरटाइम आवर कितने हैं, रेट पर आवर क्या है और टोटल आवर उसने कितना काम किया, ये जानकारी हमें यहाँ मिल जाती है। तो प्रत्येक श्रमिक के लिए एक ये जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है कि उसने एक दिन में कितने घंटे संस्था में उपस्थिति दी। अब ये श्रमिक के हिसाब से हो गया। विभाग के हिसाब से अगर एक ही पेज पे 10 श्रमिकों ने अपने दर्ज कर ली तो उस विभाग के सारे श्रमिकों की उपस्थिति इसमें दर्ज हो जाएगी। या एक हर एक श्रमिक के लिए भी अलग अलग ये बनाया जा सकता है। बाद में इसका उपयोग उसके मजदूरी भुगतान के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक हम बना सकते हैं डेली टाइम शीट, दैनिक समय पत्रक। दैनिक समय पत्रक जो है, ये दैनिक समय पत्रक प्रत्येक श्रमिक के हिसाब से बनाया जाता है, लेकिन इसमें ये है कि अगर किसी श्रमिक ने एक से अधिक जॉब्स पे काम किया है तो वो सारों का लेखा इसमें हो जाता है। ये डेली टाइम शीट श्रमिक अपने साथ रखता है और अपना कोड, नाम उसमें वो लिख देगा, ऊपर नाम, संख्या, सप्ताह संख्या, तारीख, और उसमें लिख देगा कौन से विभाग में उसने काम किया, किस समय वहाँ पर प्रवेश किया, किस समय उसने वहाँ पर कार्य समाप्त किया, को टोटल कितने घंटे काम किया। एक दिन में अगर एक से अधिक जॉब पर काम किया तो अपना एक कार्ड साथ में ले जाएगा। दूसरे जॉब पर अगर काम किया तो वहाँ पर अपनी एंट्री कर देगा, कितने समय काम प्रारंभ किया, किस समय पर काम समाप्त किया, टोटल कितने घंटे काम किया। हर एक जॉब का काम वेरीफाई वहाँ के फॉरमैन से करवा लिया जाएगा। और उसके बाद इस शीट का उपयोग भी हम मजदूरी भुगतान के लिए कर सकते हैं। खासकर इसमें क्या है, जॉब वाइज इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हो जाएगी कि एक श्रमिक ने किस जॉब पर कितना काम किया, किस जॉब पर कितना काम किया। जबकि मस्ट्रोल में केवल उसकी उपस्थिति हमें प्राप्त होती है कि उसने एक दिन में कितने घंटे संस्था में उपस्थिति दी। यहाँ उसमें से कितना समय किस जॉब पर काम किया। तो दोनों का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आइडल टाइम की जानकारी भी हमें मिल जाएगी। जैसे उपस्थिति तो एक दिन में 8 घंटे की बोल रही है, लेकिन जॉब का अगर आप टोटल लगाएं तो 7.5 घंटे ही बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है आधे घंटा एबनॉर्मल टाइम हो गया। आइडल टाइम हो गया। अब वो आइडल टाइम नॉर्मल है या एबनॉर्मल, इसका विश्लेषण बाद में किया जाएगा। तो इस प्रकार से दैनिक समय पत्रक एक बना लिया जाता है। दैनिक समय पत्रक के बाद जॉब कार्ड। जॉब कार्ड में जो है एक श्रमिक के लिए जॉब पर कार्ड की संबंधित एंट्री होती है। दैनिक समय पत्रक द्वारा एक श्रमिक द्वारा किए गए कार्य का लेखा एक पत्रक पर रखा जाता है। इसके विपरीत एक उपकार्य पर सभी श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य का लेखा रखा जाता है। तो ये जो जॉब कार्ड है ये एक जॉब के लिए बनाया जाता है। तो ऊपर हम जॉब नंबर लिख देंगे, कौन से सप्ताह के लिए है, कौन सा विभाग है। अब उस जॉब पर किस किस श्रमिक ने काम किया वो सब इसमें एंट्री करेंगे। डेट, कोड नंबर, श्रमिक का नाम, कौन सा डिपार्टमेंट, एक्टिविटी, स्टैंडर्ड आवर्स क्या थे और उसने उस काम पर कितने बजे काम शुरू किया, कितने बजे समाप्त किया, टोटल कितने घंटे लिए, उसमें से नॉर्मल आवर कितने हैं, ओवरटाइम कितने हैं। अगर हम बोनस योजना काम में ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड आवर का एक्चुअल आवर से कंपैरिजन करेंगे। अगर हम वैसे ही डेली बेसिस पर उसको आवर बेसिस पे वेजेस दे रहे हैं तो नॉर्मल आवर कितने हैं, अब नॉर्मल ओवरटाइम कितना है, ओवरटाइम की रेट अलग होती है। तो वही सारे कॉलम हम इसमें बना लेंगे और उसके आधार पर एक जॉब के लिए टोटल कॉस्ट, यहाँ पर लेबर कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। मान लीजिए एक जॉब पर 5 श्रमिकों ने काम किया तो सबका लेखा इस पर आ जाएगा। इसी प्रकार एक होता है पीस रेट पेमेंट सिस्टम। जब हम श्रमिकों को भुगतान
किए गए कार्य के अनुसार करते हैं तो हम पीस रेट पेमेंट कार्ड एक बना लेते हैं और उस कार्ड पर हम जो सूचनाएं देते हैं, उस कार्ड पर जो सूचनाएं देते हैं, श्रमिक का नाम, श्रमिक की संख्या, श्रमिक का कोड नंबर, कार्य का क्या विवरण है, कार्य प्रारंभ करने की तिथि और समय, कार्य समाप्ति की तिथि और समय। हालांकि इसका बहुत उपयोग नहीं है क्योंकि हम यहाँ समय अनुसार भुगतान नहीं करते, उसको प्रेडिक्शन के आधार पर भुगतान करते हैं, फिर भी कुछ अन्य कारणों से हम इसकी सूचना दर्ज कर लेते हैं। इसमें मेन जो चीज़ आती है वो है कितनी मात्रा का उसने उत्पादन किया, क्वालिटी उसमें से कितनी स्वीकार की गई, कितनी अस्वीकार की गई, दर क्या है प्रत्येक वस्तु के लिए भुगतान करने के लिए, और टोटल अमाउंट जो है कितना भुगतान करना है वो हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। नीचे फॉरमैन के और श्रमिक के इसमें हस्ताक्षर हो जाता है। इसी प्रकार एक वेजेस शीट तैयार करते हैं। एक अवधि के बाद जो है वेजेस शीट या पेरोल तैयार किया जाता है। वेजेस शीट या पेरोल सभी श्रमिकों के लिए एक साथ बनाया जाता है और इसमें प्रत्येक श्रमिक के संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। ये वेजेस शीट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए डिपार्टमेंट वाइज भी बना सकते हैं, पूरी संस्था का एक बना सकते हैं। डिपार्टमेंट वाइज आप बनाएंगे तो ये साप्ताहिक हो सकता है, ये फोर्टनाइटली हो सकता है, जिस प्रकार से आप मजदूरी का भुगतान करते हैं। आमतौर पर वीक एंडिंग बनता है, वीक एंडिंग ये बन जाएगा। उसके बाद श्रमिक क्रम संख्या, श्रमिक की संख्या और नाम, उसने कितने घंटे काम किया, उस काम में नॉर्मल कितना था और ओवर टाइम कितना था, मजदूरी की दर नॉर्मल की क्या है, अधिसमय की क्या है। उसके आधार पर सकल मजदूरी सामान्य आवर्स के लिए कितनी हुई, ओवर टाइम के लिए कितनी हुई और बोनस कितना हुआ। उसके बाद ग्रॉस वेजेस, इन सब का टोटल हो जाएगा तो ग्रॉस वेजेस। अब इसमें से कटौतियाँ होती है, कटौतियाँ प्रोविडेंट फंड की होगी, इंश्योरेंस की होगी, उसको और कोई रेजिडेंशियल अकोमोडेशन दे रखा है उसका कोई रेंट काट रहे हैं तो उसकी होगी, अन्य कोई कटौती है, इन सब कटौतियों का योग लगा लेंगे, उसको ग्रॉस वेजेस में से घटा देंगे, नेट वेजेस आ जाएगी। वो नेट वेजेस जो है उसको भुगतान कर दिया जाएगा। आगे चाहे तो इसमें श्रमिक के हस्ताक्षर का एक कॉलम और बनवाया जा सकता है और इस शीट के नीचे जो है मैनेजर या उच्चाधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, मजदूरी सूची बनाने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, जांचने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, कैशियर के हस्ताक्षर होते हैं। और एक इसमें बना सकते हैं वेजेस एब्स्ट्रैक्ट, वेजेस एब्स्ट्रैक्ट या श्रम सार। यदि कार्य पत्रक का प्रयोग न करके समय पत्रक का प्रयोग किया जाता है तो किसी उपकार्य के लिए श्रम लागत ज्ञात करना कठिन होता है, तो वहाँ पर हम एक निश्चित अवधि के बाद वेजेस एब्स्ट्रैक्ट तैयार कर सकते हैं, जिसका कॉलम फॉर्मेट इस प्रकार से हो सकता है। वीक एंडिंग, नेम और कोड ऑफ द डिपार्टमेंट, कोड नंबर, वीकली वेजेस, नॉर्मल, ओवर टाइम, टोटल। अब ये वेजेस जो श्रमिक को दी है, इसको किस किस जॉब पर उसने कितना टाइम दिया, तो वो जॉब की सूचना और हो जाती है। तो एक तरीके से वेजेस एब्स्ट्रैक्ट या वेजेस एनालिसिस शीट हम इसको कह सकते हैं। सामान्य घंटे कितने काम किया, ओवर टाइम कितना काम किया, कुल मजदूरी कितनी बनी और ये मजदूरी में कार्यहीन समय कितना है और उसके बाद किस किस उपकार्य पर इसने कितना कितना काम किया। मान लो जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3, और इसको बांट देंगे। इसके नीचे भी तैयार करने वाले के साइन हो जाएंगे, श्रमिक के साइन हो जाएंगे, वर्कर, इंस्पेक्टेड, इन सब के साइन इसमें हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो श्रम से संबंधित हमारे लागत अभिलेख हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं और उनके फॉर्मेट किस प्रकार से हो सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम इसको कंटिन्यू करते हुए ओवरहेड के संबंध में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।